वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और उसमें अब देखेंगे हरित क्रांति। ठीक है, तो देखिए, प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया था। ठीक है, 1966 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ठीक है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति को प्रारंभ करने के लिए, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है और इन्होंने मैक्सिको की पद्धति को भारत में भी अपनाने पर बल दिया था और भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी थी। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग और भारत में इसका हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं तो भारत तत्कालीन के कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है, जिन्होंने MS स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर हरित क्रांति का सफलतम संचालन किया और इसके संतोषजनक जो परिणाम थे वो भविष्य में भी देखने को मिले। आगे, हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित और सिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। तो चलिए हरित क्रांति की उपलब्धियां देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन दे दिया गया था एक बार। तो देखिए, इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है। व्यावसायिक कृषि को भी बढ़ावा मिला है। कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। कृषि आधिक्य में वृद्धि हुई है और हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा आदि फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन और कुल उत्पादकता में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इसको देख लीजिएगा, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हरित क्रांति की उपलब्धियाँ। आगे देखते हैं, आगे है कृषि वित्त। तो इसको देखिए, ये क्या होता है कि तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए साज सामान तथा अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए निवेश या वित्त की जरूरत होती है, क्योंकि उन्नत किस्म के बीज हुए, उर्वरक हुआ, कृषि उपकरण, सिंचाई के साधन इत्यादि ये पर्याप्त मात्रा में उचित समय पर व्यवस्था इसी के द्वारा हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वित्त व्यवस्था जितनी कुशल होगी, एक सीमा तक उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। ठीक है, व्यवस्था जितनी अच्छी होगी उत्पादकता भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, इसमें क्या है, आपके अच्छे किस्म के बीज हुए, उर्वरक हुआ, कृषि उपकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, सिंचाई के साधन इत्यादि इन सब का भी समय पर उपलब्ध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कृषि वित्त की जो आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए होती है। अल्प अवधि में कृषि के लिए अल्प अवधि ऋण हुआ, जो कि 15 माह से कम, मशीनें इत्यादि खरीदने के लिए मध्य अवधि ऋण हुआ 15 माह से 5 सालों के लिए, भूमि स्थायी सुधार करने के लिए बड़ा निवेश इत्यादि जैसी बड़ा काम जैसे है, इसके लिए 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दीर्घावधिक ऋण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB की स्थापना 1975 में ये जारी अध्यादेश द्वारा की गई थी। इसमें 50% पूंजी केंद्र सरकार की और 35% पूंजी किसी वाणिज्यिक बैंक और 15% पूंजी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, देखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50% आपका केंद्र सरकार ले जाता है, सेंट्रल, 15% जो है वाणिज्यिक बैंक और बचा जो 15% है, नहीं सॉरी 35%, और जो बचा 15% है वो संबंधित राज्य। ठीक है, 50, 35, 15 का रेशियो होता है। ये जो है ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थतंत्र को कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादन गतिविधियों से जोड़ करके ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान कर विशेषतः लघु सीमांत कृषकों, कृषि के श्रमिकों, कलाकारों और छोटे उद्यमियों को तत्संबंधित गतिविधियों में सहयोग विकसित करना था। ठीक है, ये है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, अब देख लेते हैं सहकारी बैंक क्या होता है।
तो देखिए, सहकारी बैंक यानी जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो वे बैंक हैं जिनका गठन और कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। विश्व के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक है जो लोगों की पूंजी जमा करते हैं और लोगों को धन उधार देते हैं। ठीक है, ये 3 स्तर पर होते हैं। एक तो राज्य स्तर हुआ, केंद्र स्तर हुआ और स्थानीय स्तर पर। ठीक है, राज्य स्तर पर जो है वो राज्य सहकारी बैंक हुए, केंद्र स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख संगठन। ठीक है, अगला फिर आता है कॉन्सेप्ट आपका उद्योग क्षेत्र का। ठीक है, हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो है वो पिछले वीडियो में हमने देखा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो ये देखिए उद्योग क्षेत्र की अब बात करें तो नवरत्न कंपनी। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। नवरत्न कंपनी ये क्या होती है? तो ये सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है। भारत सरकार द्वारा इस धारणा का प्रारंभ 22 जुलाई 1997 को किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल उद्यमों के रूप में उभरने की क्षमता थी। याद रखिएगा, वर्तमान में जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या 13 है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, इनकी संख्या सीधा पूछ देगा, तो याद रखिएगा इनकी संख्या 13 है। तो चलिए, कम है तो इनके नाम भी देख लेते हैं और स्थापना वर्ष भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इसमें महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, स्थापना 1986 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1954, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में, राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड 1958, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड 1969 में, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1961 में, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1956, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1988 और NBCC इंडिया लिमिटेड ये है 1960। ठीक है, तो ये नवरत्न कंपनियां हैं और स्थापना वर्ष हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों की संख्या पूछ सकता है कि भाई कंपनियां कितनी संख्या है, तो 13 संख्या है। और एक आध बार ऐसा एग्जाम में पूछा गया है कि मिलान करने को दे देगा स्थापना वर्ष का। ठीक है, तो ये 13 ही हैं, इनको आप इजीली याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो नवरत्न कंपनियां हैं ये 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नवरत्न कंपनियां 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। मानदंड देखते हैं महारत्न कंपनी। ठीक है, ये नवरत्न कंपनियों की ही एक विशेष श्रेणी है। ठीक है, और ये 4 फरवरी 2010 को इसका प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों को अपने कारोबार का विस्तार करने और विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में समर्थ बनाना है। तो अभी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या जो है वो 11 है। ठीक है, ये कंपनियां 5000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। तो चलिए, कंपनियों के नाम और ये देख रहे थे स्थापना वर्ष और मुख्यालय। तो ये टोटल 11 है महारत्न कंपनियां, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये 1964 में, महारत्न श्रेणी में ये गई थी 2010 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1975 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड 1956 में स्थापना, देहरादून में इसका मुख्यालय है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, याद रखिएगा इसको। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973 में स्थापना है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में स्थापना है, ये महारत्नों की श्रेणी में 2011 में पहुंची थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1964 में और मुख्यालय नई दिल्ली। गेल इंडिया 1984 में, मुख्यालय नई दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1977 में स्थापना, मुख्यालय मुंबई में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974 में स्थापना, मुख्यालय मुंबई में। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1989 में स्थापना और गुरुग्राम में मुख्यालय है। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, स्थापना इसकी 1986 में है, नई दिल्ली में है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट वन है, सबसे 2021 में ही ये महारत्न की श्रेणी में 11वीं महारत्न कंपनी है ये। ठीक है,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सब सारी चीज़ें देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। लेटेस्ट वन हुआ, ये याद रख लीजिएगा। सबसे पहला कौन है, ऐसे याद रखते हैं। अब इसका स्थापना वर्ष और मुख्यालय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो लेटेस्ट कंपनी है जो महारत्न श्रेणी में शामिल हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को महारत्न दर्जा प्रदान करने हेतु मानदंड। ठीक है, पहली बात तो नवरत्न होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, भारतीय स्टॉक मार्केट में सेबी विनिमयों के तहत न्यूनतम आधारित पब्लिक शेयर धारिता, ठीक है, के साथ सूचीबद्ध हो और पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार हो। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से अधिक और 5,000 करोड़ से अधिक का कर पश्चात और औसत वार्षिक शुद्ध लाभ हो। ठीक है, और महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन हो। आगे है मिनी रत्न कंपनी। ठीक है, हमने नवरत्न देख लिया, महारत्न देख लिया, अब मिनी रत्न देखते हैं। मिनी रत्न क्या होता है कि भारत सरकार ने मिनी रत्न कंपनी की शुरुआत 2002 में की थी। ठीक है, और मिनी रत्न कंपनियों को संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने की अनुमति है और कुछ सीमाओं के अंदर विदेशी कार्यालय भी खोल सकते हैं। इसकी 2 श्रेणियां हैं, श्रेणी 1, श्रेणी 2, और कुल 73 मिनी रत्न कंपनी है। ये याद रखिएगा क्योंकि देखिए इनकी संख्या ज़्यादा है तो पूछने की पॉसिबिलिटी नाम वगैरह बहुत कम होती है। वो तो आपकी 11 और 13 थी तो उनको तो आपको रटना ही है, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा है तो ये एग्ज़ाम में शायद ही पूछा जाए। तो ये देखिए, तो ये देखिए इनके नाम हैं। ये कुल 73 कंपनियां हैं, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 की मिला करके। ठीक है, श्रेणी 1 के उपक्रम में क्या है, 500 करोड़ रुपए या परिसंपत्ति के बराबर जो भी कम हो इसमें निवेश कर सकती हैं, और श्रेणी 2 वाली 300 करोड़ रुपए का 50% जो भी कम हो निवेश कर सकती हैं। तो ये तो रही, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा है, मिनी रत्न कंपनी, महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब देखेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।